हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एनसीईआरटी 10th क्लास का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनका नोमेनक्लेचर यानी कि हम नाम कैसे देंगे किसी भी कंपाउंड्स का। ठीक है, तो देखो इसमें ना हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं। एक तो होता है ट्राइवल सिस्टम, ठीक है, एक होता है ट्राइवल सिस्टम या जिसको हम कहते हैं कॉमन नेम, ठीक है, और एक होता है आईयूपी नेम, आईयूपीएससी के थ्रू, है ना, दिया गया नाम। तो देखो ट्राइवल सिस्टम या कॉमन नाम में कि भाई वो कहाँ से मिले, है ना, कहाँ से प्राप्त किए गए, तो उसके बेसिस पे उनके नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, और आईयूपी एक में जैसे मान लो भाई कि तुमने कोई भी मतलब सारे कंट्री ने क्या करा, अपने अपने हिसाब से हर एलिमेंट्स के क्या अपने अपने कंपाउंड्स के कॉमन नाम दे दिया, है ना। फिर मान लो किसी ने 5 कार्बन का नाम पीटर रख दिया, किसी ने उस 5 कार्बन वाले एटम का नाम पैंथर रख दिया, है ना। जापान में कुछ रख दिया 5 कार्बन के कंपाउंड्स का कॉमन नेम, और इंडिया में कुछ रख दिया, यूके में कुछ रख दिया, फ्रांस में कुछ रख दिया। तो इससे क्या होगा कि इससे मतलब मान लो कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, तो क्या है कि किसी ने उस 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स के बारे में कुछ बोला, तो सब अपना उस 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स का क्या लेंगे, कॉमन नेम लेंगे। ठीक है, तो इंडिया वाले की लैंग्वेज इंडिया वाला ही समझ पाएगा, यूके वाले की लैंग्वेज यूके वाले ही समझ, क्योंकि सब ने अपने अपने तरीके से नाम रखे हुए हैं ना उसके, कि भाई वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से समझना क्या हो जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आईयूपीएससी एक हमारी संस्था है, उसने नाम देना स्टार्ट किया। उसने देखा कि भाई इस तरीके से तो बहुत सारे नेम हो जाएंगे एक ही कंपाउंड्स के, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो हम 5 कार्बन की चेन है ना उसको क्या नाम देंगे, पेंटेन, ठीक है। और उस कार्बन वाले 5 कार्बन वाली चेन को सब पेंटेन बोलेंगे। और वो पेंटेन नेम उसने कैसे क्या दिया, तो वो अब हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। तो कॉमन नेम से जो फीलिंग आती है, मतलब जो हमारा भी कोई कॉमन नेम होगा जो घर में कौन बुलाते हैं, मम्मी पापा बुलाते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम, कुछ कॉमन नेम्स भी फेमस होते हैं कंपाउंड्स के, वो भी हम देखेंगे। पर आईयूपीएससी ने मतलब एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि भाई इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स के नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें आईयूपी का नाम बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आईयूपीएससी नेम दिए। तो और इसमें ट्राइबल सिस्टम में जैसे कि भाई जो फॉर्मिक एसिड था HCOOH, जिसको हम बोलते थे फॉर्मिक एसिड, तो उसका फॉर्मिक एसिड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि भाई ये एक चींटी से मिला हमें, और जिसका नाम क्या था, चींटी को क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिका बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फॉर्मिक एसिड रख दिया। इसी तरीके से मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड, तो ये हमें किससे मिला, ये हमें मिला, इसको आइसोलेट किया गया एस्टम से, और जिसका मतलब ये एस्टम है, जिसका मतलब होता है विनेगर, यानी कि ये विनेगर से मिला, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख दिया, एसिटिक एसिड रख दिया। इसी तरह से CH4 जो कि मैथेन है, उसको मार्स गैस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो मार्सी लैंड होती है ना उससे मिलती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस रख दिया, ठीक है। तो ये थे कुछ मतलब हमारे कॉमन या ट्राइबल नाम मैं बोलूँ। अब हमें बात करनी है कि भाई आईयूपीएससी नाम कैसे दिए गए। तो आईयूपीएससी नाम को किसी भी एलिमेंट्स के आईयूपीएससी नाम जैसे कॉमन नाम होते हैं वैसे नहीं है, इनका कुछ क्राइटेरिया होता है ना, एक फॉर्मेट होता है इनका। तो इस आईयूपीएससी नेम को लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट्स, कुछ गोल्डन रूल हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू हम अब देखेंगे इसको, ठीक है, समझो। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक वर्ड वर्ड रूट होती है, ठीक है, वर्ड रूट,
वर्ड रूट में क्या होगा कि इसमें मतलब ये किसको डिटरमाइन करेगी, जो हमारी वर्ड रूट है ये डिटरमाइन करेगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स है उनको कौन बताएगा, हमारा वर्ड रूट बताएगा, ठीक है। अब वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स आते हैं। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है भाई, जो पहले लगे होते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स होते हैं किसी भी वर्ड रूट के, ठीक है। तो उसमें भी दो तरीके का होगा, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में वो आएगा, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताएगा कि भाई ये जो पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन इज ओपन और क्लोज, यानी कि साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा, प्राइमरी सफिक्स बताएगा। अगर हमारी ओपन चेन है तो प्राइमरी सफिक्स कुछ भी यूज नहीं होता, अगर वो क्लोज है या फिर मतलब है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पहले प्राइमरी सफिक्स में साइक्लो यूज करते हैं, जबकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना पेरेंट चेन से एसोसिएटेड सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके बारे में कौन बताता है, हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है, ठीक है। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक तो सीधी कार्बन की चेन है तो ये हो गई पेरेंट चेन, एक इस तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाओ कि ये 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे एक क्या लगा है, एक कार्बन की ब्रांचिंग हो रखी है, तो ये तो हमारी पेरेंट चेन और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो यहाँ पे ये जो यूज होगा वो किसकी तरह यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कुछ ना कुछ सफिक्स भी हो गए इसके, तो पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में कि जैसे देखो इसमें प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या है सफिक्स एन का यूज करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें प्राइमरी सफिक्स इन हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज होता है हमारा, मेनली जो भी हमारे फंक्शनल्स ग्रुप होते हैं, फंक्शनल्स ग्रुप के बारे में कौन बताता है, हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये एक पूरा क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले वर्ड रूट पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे हम, उसमें कितने कार्बन है उसका नाम देंगे, फिर उसमें देखेंगे कि भाई कोई प्राइमरी सफिक्स है, अगर नहीं है तो देखेंगे कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी कि भाई कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और फिर हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स यानी कि उस वर्ड रूट के अंदर जो पेरेंट चेन है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह लगे हुए हैं तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्ड रूट की, ठीक है, वर्ड रूट को समझो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या जिसको हम बोलते हैं वर्ड रूट में हम मेन जो चेन या पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं और उसमें क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक मतलब कंटिन्यूअसली फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, हमारी पेरेंट चेन या मेन चेन, और उसी के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, वर्ड रूट। देख लो जैसे जैसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो ये जो हमारी इधर इस तरीके की जो चेन हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की एक मेन पेरेंट चेन है ये यहाँ पे, ठीक है।
और ये क्या है, स्केलेटन स्ट्रक्चर है इसकी, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखा रखे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये ले लूँ मैं, ठीक है, तो ये देखो, या तो ये एक मेन चेन हो सकती है या फिर इसको बना लो एक चेन। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हो गई इसकी ब्रांच। ठीक है, और ये क्या हो गई पूरी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पेरेंट चेन के लिए क्या सेलेक्ट करते हैं, वर्ड रूट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो कि भाई यहाँ पे नोमेनक्लेचर में, यूपीएससी नोमेनक्लेचर में हमने क्या करा कि मान लो ये क्या है हमारी एक इस तरीके की है। ठीक है, अब देखो कि पेरेंट चेन हम किसको सेलेक्ट करें, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो एक पेरेंट चेन तो ये हो सकती है हमारी, और एक पेरेंट चेन हम ये बना सकते हैं। तो देखो इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। जबकि ये वाली सेलेक्ट करते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की, यानी कि जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे उसको हम किसकी तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेरेंट चेन की तरह। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे। अब देखो वर्ड रूट कैसे यूज करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम है यहाँ पे। ठीक है, और अगर क्या क्या यूज करते हैं हम उनके लिए, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ओक्ट, और 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक, 12 कार्बन के लिए डोडैक, 13 के लिए ट्राइडैक, 14 के लिए टेट्राडैक, 15 के लिए पेंडैक, 16 के लिए हैकडैक। ठीक है, इसी तरीके से हमारा यूज होगा इसमें। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कितने कार्बन्स के लिए क्या नाम सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड प्रीफिक्स की। ठीक है, सेकंड प्रीफिक्स में क्या होगा कि इट डिटरमाइन अबाउट द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके बारे में बताता है, ये हमारी ब्रांच के बारे में बताता है, अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी पेरेंट चेन हो गई। चाहिए वाली सेलेक्ट करो, ऐसे चाहिए वाली है तो कितने पेरेंट कितने कार्बन, 4, और एक यहाँ पे ये क्या है, ब्रांच है। तो जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इस ब्रांच का नाम लिखना होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें ये क्या है, हमारी पेरेंट चेन है, और ये पूरी क्या है, यहाँ पे ब्रांच है। तो इससे पहले इस पेरेंट चेन से पहले इस ब्रांच का नाम लिखेंगे, है ना। और ब्रांच का नाम लिखने के लिए जनरली वर्ड यूज करते हैं हम एल्काइल। ठीक है, एल्काइल। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे क्या करा कि देखो 1 2 3 और एक यहाँ पे ये ब्रांच है। ठीक है, अब देखो पेरेंट चेन क्या हुई कि यहाँ पे मान लो ऐसे समझो कि ये क्या है, एल्केन यानी कि मैथेन है, जिसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो अब इस हाइड्रोजन के स्थान पे हटा के और मान लो क्या लग गई, पेरेंट चेन लग गई यहाँ पे। इस तरीके से देखो, इसको हटा के हमने यहाँ क्या लगा दिया, पेरेंट चेन लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बन गया, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और इसको हम नाम देंगे एल्काइल के रूप में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है तो ये पूरी क्या है, हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। इसी तरीके से अब जैसे मान लो यहाँ पे ये जो है, ये सब्स्टिट्यूएंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो देखो इसका जो नाम हो जाएगा ना वो एल्काइल, यानी कि ये मैथेन से मिलकर बना है। मैथेन में से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए ना तो मैथेन में से एन हटा के और हम क्या लगा देते हैं, इल लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, मैथिल।
ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो ये पेरेंट चेन है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने पता है, एक कार्बन होता तो मैथ कहेंगे, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए हम मैथ और फिर लास्ट में क्या सब लगा देंगे, इल। तो ये भी मैथिल है और ये भी क्या है, मैथिल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंबाइनली डाईमेथिल। इसी तरीके से इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन है। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट तो 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट 2 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एथ, और क्या लगा देंगे, ईल। तो ये क्या हो गया, एथिल। इसी तरह के एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हो, लास्ट में क्या लगा देंगे, ईल। तो ये हो गया मैथिल। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स मेनली जो होगा वो क्या होगा कि वो हमें बताता है कि ऑर्गेनिक जो हमारा कंपाउंड्स है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। ठीक है, अगर इस तरीके की स्ट्रेट चेन है तो वो क्या है, एसाइक्लिक है, और उसको क्या बोलेंगे, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, हम एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्रांच एल्केन है हमारी। ठीक है, लेकिन जब ये साइक्लिक फॉर्म में हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो, जो कि हमारे सिलेबस में ये कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स में मैंने तुम्हें देखा कि भाई मतलब सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब नेचर ऑफ कार्बन चेन सैचुरेटेड है, मान लो कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन, यानी कि एक कार्बन की है तो एक कार्बन के लिए मैथ, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, तो क्या बन गया, मैथेन, है ना, क्या नाम होता है, एल्केन। और अनसैचुरेटेड के लिए जिसमें कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या है, सफिक्स ईन। तो एक कार्बन के लिए एक कार्बन की तो होती ही नहीं है, कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगी, इथीन, एथ प्लस ईन, इथीन। अब इसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या यूज होता है, प्राइमरी सफिक्स आइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी इथाइन होगा, क्योंकि एक कार्बन की कोई मेथाइन नहीं होती है, 2 कार्बन के लिए इथाइन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या होते हैं, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बन चेन के साथ। ठीक है, अब जैसे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो देखो फंक्शनल ग्रुप और इसका सफिक्स, एल्कोहल के लिए अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो सेकेंडरी सफिक्स ओल यूज होगा यहाँ पे, है ना। अब जैसे देखो एक कार्बन की कोई है या मतलब सैचुरेटेड कार्बन की कोई श्रृंखला है, उसके लिए हम यूज करेंगे भाई एल्केन, है ना। अब अगर एल्कोहल लग गया तो उसका सफिक्स क्या है, ओल। तो दो ओल एक साथ नहीं आ सकते, तो इस ई को हटा देंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा, क्या बन गया, एल्केनोल। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करेंगे हम इसकी। इसी तरीके से एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, नल। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इसका सफिक्स क्या होगा, नल, तो क्या बन गया, ब्यूटेनल। ठीक है, कीटोन के लिए सफिक्स क्या होगा, ओन, 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन की ब्यूट और नन। ठीक है, इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं हम। अब देखो रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या करेंगे, रूल फर्स्ट है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एंड कंसिडर इट एज ए पेरेंट चेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होता है। देखो अब इसमें कितने कार्बन, ये क्या होगी हमारी पूरी पेरेंट चेन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ये हमारी क्या है, एक पेरेंट चेन, चाहे ये वाली सेलेक्ट करें चाहे ये वाली सेलेक्ट करें। ठीक है तो 4 ही कार्बन, पर मेनली हम सजेस्ट मतलब किया जाता है कि भाई एक स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करो, तो इसके कंपेयर में हम इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट है।
ये क्या हो गया, हमारी पेरेंट चेन हो गया। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये 7 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट करते तो ये क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और अगर जितना हो सके ना सब ब्रांच को अवॉइड करेंगे, यदि किसी और तरीके से उतने ही कार्बन की चेन बन जाती है तो सब ब्रांच नहीं होने देंगे उसका, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे ये ब्रांच है और इसकी भी ये ब्रांच हो रही है, तो अगर किसी और तरीके से अगर इस 7 कार्बन की चेन बन जाती तो उस तरीके से बनाने की ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाली चेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब ब्रांच नहीं है। ये क्या है, ये ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की ये चेन बन गई और ये इनकी क्या बन गई, ब्रांच। तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम पेरेंट चेन को कि हमारी सब ब्रांच के अंदर ना टूटे। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे 8 कार्बन की कोई और चेन किसी भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये एक तो ये हो सकती है, ठीक है, पेरेंट जो चेन है, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसके अलावा मतलब हम और कोई सेलेक्ट ही नहीं कर सकते विदाउट सब ब्रांच, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, पेरेंट चेन होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखो रूल नंबर 2, सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना किसी भी पेरेंट चेन के अंदर, तो उसको क्या करेंगे, मार्क द ब्रांच इफ एनी और असाइन दैम लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट, ठीक है। अब देखो अब ये है 5 कार्बन की, अगर हम इसको यहाँ से नंबर देते तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलता है, अगर यहाँ से नंबर देते तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलता है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो अगर कोई मतलब ये कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, यहाँ से देते हैं तो भी 3 नंबर, यहाँ से देते तो 3 नंबर, तो कहीं से भी दे लो, ठीक है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप को और फिर किसी सब्स्टिट्यूएंट को, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को और फिर किसको, सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। इस तरीके से प्रायोरिटी में रखेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि भाई एक ही चेन के अंदर अलग अलग पोजीशन पे क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तो लोवेस्ट जो पॉसिबल लोकेंट है उसका रूल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इधर से भी नंबर देख के देखेंगे दोनों को और एक यहाँ से भी नंबर देख के देखेंगे, जहाँ पे दोनों का जोड़ करने पे सम कम आ रहा हो तो वो क्या कर देंगे, हम वो नंबर देंगे, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पे इससे सेलेक्ट करते हैं हम, एक नंबर हमने 1 2 3 4 यहाँ से दिया, एक यहाँ से दिया, ठीक है। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, अगर यहाँ से नंबर देते हैं तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ से नंबर देने पे 1 2 3 2 4 और 5, 2 4 और 5, ठीक है ना, यही है ना। तो ये ऐसे नंबर देते हैं तो क्या होगा, 2 4 2 3 4 5, और अगर ऐसे नंबर देते हैं तो 3 4 और 6। तो कौन सा नंबर देंगे भाई, जिसमें कम नंबर आ रहा हो, ठीक है, तो उसको नंबर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले को नंबर देंगे 2 4 और किस पे, ये 5 पे, तो टोटल कितना हो गया, 11, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कि 4 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब कहाँ से नंबर दें, एक ऊपर से 1 2 3 4, एक ही इधर इस वाले सिरे से 1 2 3 4, तो कहाँ से लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है, जब हम कहाँ से नंबर देंगे इसको, ऊपर से 2 3 4 और 6, जबकि यहाँ से देंगे तो 2 4 5 और 6, तो यहाँ 17 बन रहा है और यहाँ कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। तो ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे नंबरिंग के लिए। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब
देखो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बता दिया, पहले वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्रीफिक्सेज, फिर सफिक्सेज। सफिक्स को दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हम जो हमारी कार्बन चेन है उसके बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं, प्राइमरी सफिक्स में हमारी क्लोज है या ओपन है वो आता है, और सेकेंडरी सफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं। सबसे पहले कि कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो क्या है कि क्या करना है कि जैसे हमें लिखवाना है देयर शुड बी नॉट गैप इन बिटवीन दीज लेफ्ट टू राइट साइड, कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके के मतलब ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ नेम विल बी कैपिटल, तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए जब भी हम कोई नाम लिखेंगे। ठीक है, और 2 3 जैसे लिखा, पोजीशन लिखी, तो उनके बीच में क्या आएगा, कोमा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले देखो एग्जाम्पल से समझो कि सबसे पहले हमने 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन है, 4, तो 4 कार्बन की चेन है, और सबसे पहले इसके अंदर क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन की चेन को ब्यूट, और सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है, तो क्या बन गया ये ब्यूटेन, एन लगा दिया इसमें। देखो 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, तो ब्यूट और इसकी पोजीशन लिखी हमने, तो क्या हो गया है 1 इन ब्यूटीन बोलेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे करा 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट। ठीक है, अब दो जगह क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, एक 1 पे एक 3 पे, तो 1 3 डाई इन, या हम लिख सकते हैं ब्यूटा 1 3 डाई इन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, और क्या भाई 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन। ठीक है, इस तरीके से इनका नेम दे देंगे हम। जैसे ये है 5 कार्बन की चेन है, अब यहाँ से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो 5 कार्बन की चेन है पेंट, एक पे क्या है, इन है यानी कि डबल बॉन्ड है, तो पेंट 1 इन, और 4 नंबर पे क्या है, आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, इस तरीके से हम नाम देंगे इनका। सेकंड पार्ट में अगर कोई ब्रांच है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो उसको भी वर्ड रूट देना होता है। जैसे 1 2 3 4, 4 कार्बन की क्या हो गई, ब्यूट हो गया। ठीक है, वो तो, और क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन तो हो गया, लेकिन उससे पहले हमारा क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप वगैरह होते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 यहाँ नंबरिंग दे सकते हैं, या फिर यहाँ से, तो यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा इसको, इधर से 2 नंबर मिल रहा है, तो नंबर यहाँ से देंगे, तो क्या हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे, अब देखो इसमें ये 1 2 3 4, ठीक है, मैक्सिमम 4 नंबर की क्या है, चेन सेलेक्ट करी हमने, तो 2 नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे भाई सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या आ जाएगा 2 मैथिल, और 4 नंबर की है, तो क्या बोलेंगे 4 नंबर को ब्यूटेन, सारे सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट वगैरह का नाम। ठीक है, अब इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इसमें करूँ मैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3, यहाँ से भी नंबर दे सकती थी मैं 1 2 3 करके, और यहाँ से भी आप देखेंगे लोवेस्ट लोकेंड का रूल देखेंगे हम कि सबसे कम नंबर कहाँ से मिल रहे हैं इनको, तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 यानी कि टोटल 8 हो रहा है। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 8 हो रहा है, तो कहीं से भी दे दो। ठीक है, दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि अभी देखो दे सकते थे अगर ये एक जैसे होते तो, लेकिन यहाँ पे ये 2 कार्बन की है यानी कि एथिल है, और यहाँ पे
एक कार्बन की यानी कि मैथिल। तो मैथिल से पहले कौन आता है भाई, एथिल। तो इसको क्या मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो क्या हो गया, 3 एथिल, 5 पे मैथिल और 7 कार्बन एटम है, तो क्या हो गया हैप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हैप्टेन। ठीक है, अब आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप वगैरह का नाम देना। ठीक है, जैसे एल्कोहल है, OH ग्रुप लगा हुआ है कहीं पे, तो सबसे पहले हमने क्या करी, यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, हेक्स। और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन। अब देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ भाई है, तो इसको नंबरिंग दो। यहाँ से देंगे तो इसको 5 नंबर मिलेगा, जबकि यहाँ से देंगे तो 2, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब इसका सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का क्या होता है, ओल। तो हेक्सेन, एन और ओल में भी वोल है और एन ई में भी ओल है, तो ई को हटा के हम क्या लिख देंगे, ओल लिख देंगे, और यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी। इसी तरीके से 2 हैं तो उसी तरीके से 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन, ई हटा दिया, 2 और 4 पे क्या है, 2 ओल हैं तो डाईओल। इस तरीके से हम इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड है तो एल होता है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई, तो क्या हो गया, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। उसी के बाद से हम फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर देंगे एज टू सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो देखो 4 पे 2 क्या है, मैथिल है, 4 डाई मैथिल पेंटेन 1 अल। ठीक है, इसी तरीके से कीटोन में क्या यूज होता है, 1 यूज होता है। तो यहाँ पे इसका चेन सेलेक्ट करी 5 कार्बन की, तो पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 नंबर पे क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। और हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, मैथिल। तो यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3, इसको 3 ही मिलना है, यहाँ से देंगे तो 1 2 3, इसको तो 3 ही मिलना है, तो यहाँ से मैथिल को कम नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग यहाँ से देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 मैथिल। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, फिर हमारी वर्ड रूट पेंटेन, फिर उसके बाद इसकी पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की और 1। ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिख लेंगे इनका। अब क्या होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये उसके लिए हम क्लोरो ब्रोमो आयोडो यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा कि भाई कार्बन चेन को सेलेक्ट किया। अब ये कार्बन चेन 5 कार्बन की है, और जो क्लोरीन है या क्लोरो है वो कितने पोजीशन पे, 2 पे, 1 2 3। अब पोजीशन का लो है, कहीं पोजीशन का नंबरिंग का ध्यान रखना कि कम नंबर मिले, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। इस तरीके से यहाँ पे देखो ब्रोमो, यहाँ पे क्लोरो, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा और उसको नंबर भी कम देना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली, तो क्या हो गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले वर्ड रूट या पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो मतलब प्रोप, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखो ये तो हो गई हमारी वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट सेलेक्ट करा हमने प्रोप, फिर उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी सफिक्स, है ना, वर्ड रूट के साथ जो प्राइमरी सफिक्स लगता है। प्राइमरी सफिक्स में हम देखते हैं कि वो एन है, ईन है या आइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके लिए हमने देख लिया कि देखो वर्ड रूट सेलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम बता दिए, कितने हैं भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3 है, तो क्या हो गया प्रो, है ना, और प्रोप हो गया। उसके बाद क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स की कितने सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करेंगे, एन। तो क्या हो गया, ये क्या बन गया, प्रोपेन। अब हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सफिक्स की,
है ना। सबसे पहले देखो वर्ड रूट देखा, ऐसे देखा करो, वर्ड रूट देखा, कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है यानी कि कोई मतलब चेन वगैरह, कोई क्लोज चेन बनी हुई है, साइक्लिक रिंग है, नहीं है, तो ये नहीं है। सेकेंडरी कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है, वो भी नहीं है। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की, हाँ भाई है, क्या है, एन है, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप विद पोजीशन लिखेंगे तो प्रोपेन 1 ओल हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका नाम दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से और नाम हो सकता है। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या होती है, डिफरेंट होती है ना, और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, और वो फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन देयर मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का फॉर्मूला यही होता है, बट दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे ना, दोनों का क्या है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब देखो, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स के बिहाफ पे कि भाई मतलब किस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे जो आइसोमेरिज्म है ना, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। एक कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा, ऐसे समझो, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स तो आप बड़ी क्लास में पढ़े होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को भी हम कितने पार्ट्स में, मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे 5 पार्ट्स होते हैं, पर अभी हमारी क्लासेस में हम 3 ही टाइप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक होता है चेन, एक होता है फंक्शनल ग्रुप और एक होता है पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये क्या होता है, ये अब हम देख लेते हैं, ठीक है। जब बड़ी क्लासेस में होंगे तो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है आइसोमर्स के अंदर कि जो हमारे चेन आइसोमर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बन गई है, 3 कार्बन की। तो यहाँ पे चेन में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे पेंटेन है, यहाँ पे क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या है, चेन आइसोमर्स, है ना। यानी कि पेरेंट चेन डिफरेंट इन कंपाउंड्स मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ पेरेंट चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन हो गई, तो ये क्या है हमारे चेन आइसोमर्स। ये पेंटेन है, ये 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा कि यहाँ पे देखो अल्कोहल की पोजीशन क्या है, 2 नंबर कार्बन एटम, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल की पोजीशन क्या हो गई, 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स, डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, 1 कार्बन पे, यहाँ पे क्या होगी, 2 कार्बन पे, तो उसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन, और 2 नंबर पे हो जाने की वजह से डबल बॉन्ड उसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब होता है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर मतलब इसमें क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, कीटोन, तो इसका नाम हो गया यहाँ पे पेंटेनल।
तो यहाँ पे इसका नाम हो गया क्या, पेंटेनॉन, पेंटेन 3 ऑन। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंस की वजह से हो जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड को कीटोन में, कीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप आपस में। ऐसे ही एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से एल्कोहल और ईथर, ठीक है। तो इस तरीके से एल्कोहल और ईथर क्या नाम है, क्या है, आपस में फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसे देखो ये क्या है, CH3CH2OH, ये क्या है हमारा इथाइल अल्कोहल, लेकिन फॉर्मूला सेम है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3OCH3, ये क्या बन गया, ईथर। तो इसको हम बोलेंगे डाईमेथिल ईथर। तो देखो फॉर्मूला सेम था लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, है ना। कंबल्जन, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कंबल्जन मतलब क्या होता है, जलना, चाहे फ्यूल या गाड़ी और फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो द रिएक्शन इज विच सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बर्न विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबल्जन रिएक्शंस। जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इसको कार्बन और हाइड्रोजन को जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। तो यही हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, कंबल्जन रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। अब देखो जब भी कोई चीज़ जलती है ना तो वो फ्लेम्स के साथ जलती है, ठीक है। अब वो जो फ्लेम्स होती है ना उसमें भी 3 रीजन्स होते हैं। सबसे बाहर की तरफ कौन सा रीजन होता है, ब्लू रीजन होता है। फिर उसके अंदर की तरफ थोड़ा कैसा होता है, येलो येलो होता है। और फिर सबसे अंदर की तरफ जो जल रहा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो देखो जो फ्लेम्स होती है ब्लू या नॉन लुमिनियस, उसमें क्या होता है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, ठीक है। और इससे क्या होती है कि कोई भी किसी भी तरीके की लाइट मतलब प्रोड्यूस नहीं होती, वो अच्छी तरीके से जलती है, जैसे एलपीजी गैस स्टोव वगैरह, ठीक है। येलो लाइट्स में क्या होता है कि फ्लेम व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूस येलो फ्लेम और लाइट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है इसके अंदर, येलो फ्लेम के अंदर कि येलो उसके साथ जलती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर। और जो इनर मोस्ट जोन होता है उसमें तो अनबर्न नहीं रहते हैं वैक्स वेपर वगैरह, तो वो किसके साथ जलती है, ब्लैक। तो ये बाहर वाली जो ब्लू वाली होती है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, जबकि ये येलो वाला पार्ट होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, जबकि जो अंदर वाला पार्ट होता है वो लिस्ट हॉट होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही होती है बेचारे को, ठीक है। अब अलग अलग फ्लेम्स के साथ ये जल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। देखो द कंबल्जन ऑफ सब्सटेंस लाइक वैक्स विच वेपराइज ऑन बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम्स एंड दोज कंबल्जेबल सब्सटेंस विच डू नॉट गेट वेपराइज on burning do not produce flame. Example charcoal, so it depend upon whether the substance will form vapors or burning or not, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, कैसे बर्न होते हैं कि उनको वेपर्स वगैरह मिल रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, उनके बेसिस पे क्या होते हैं वो जलते हैं आपस में, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में भी हम देख लेते हैं कि क्या कुछ दे रखा है। ये तो हो गया नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें डिटेल में पढ़ा दिया है कि क्या क्या यूज करेंगे, ये यहाँ पे दे रखा है सफिक्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये अच्छे से एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने तुम्हें पढ़ाया नोमेनक्लेचर के लिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में कंबल्जन में यानी कि जलना होता है, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम वाइल द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलो फ्लेम विद लोड्स ऑफ ब्लैक स्मोक्स। दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3
4.3 एक्टिविटी क्या होती है, क्या है कि इसमें कार्बन कंपाउंड्स को जलाया गया है, जिसमें क्या है हमने पर्याप्त तो ऑक्सीजन नहीं दी है, जैसे कपूर, अल्कोहल, नैप्थलीन वगैरह। तो ये क्या होते हैं कि सैचुरेटेड होते हैं, वो तो एक सूटी उसके साथ ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके ऊपर एक कालिख ब्लैक स्मोक्स के साथ येलो फ्लेम के साथ वो जलते हैं, और इसके ऊपर क्या हो जाती है, एक सूटी डिपॉजिट हो जाती है मेटल प्लेट के ऊपर, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबल्जन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग ए सूटी फ्लेम। जब उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो किसके साथ जलेंगे भाई, एक सूटी फ्लेम के साथ। द गैस एंड कैरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज़ इनलेट्स फॉर एयर सो दैट ए सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम। ठीक है, यहाँ पे खुले में उसको जलाया जाता है तो सफिशिएंट मात्रा में अमाउंट मिलती है ऑक्सीजन की, तो वो किसके साथ जलेगा, ब्लू फ्लेम के साथ। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैक एंड, है ना, कई बार क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है जो कुकिंग वेसल्स के जो सरफेस होती है। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हम जो जला रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है कि वो फ्यूल को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वो वेस्ट ही जा रहा है। फ्यूल सच एज कोयल, पेट्रोलियम हैव some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment। जब हम फ्यूल्स और कोयल्स पेट्रोलियम को जलाते हैं तो सूटी फ्लेम्स के साथ जलते हैं, इसका मतलब वो अच्छे से नहीं जल रहे हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन और कुछ सल्फर्स भी है, और जो कि क्या करते हैं, उनके ऑक्साइड्स बनते हैं जलने पे, जो कि एक मेजर कारक होते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशंस के। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट ए फ्लेम। अगर हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो वो अच्छे से बर्न होगा, सारा का सारा जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न होगा, तो वो विदाउट फ्लेम जलेगा। जबकि हमें ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है तो वो वेस्ट जाएगा और वो किसके साथ जलेगा, किसके साथ बर्न होगा, विदाउट फ्लेम के बर्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब है फॉर्मेशन ऑफ कोयल और पेट्रोलियम। इसमें फॉर्मेशन कोयल और पेट्रोलियम में क्या होता है कि कोयल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस। मतलब बायोमास वो होता है जो बायोलॉजिकल, उससे जैसे कार्बन वगैरह इनसे मिलके बना है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मतलब एंड जियोलॉजिकल मतलब जो अर्थ की सरफेस पे चेंजेस आते हैं कि भाई क्या हो गया, ज्वालामुखी फट गया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया। और बायोलॉजिकल जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके बेसिस पे किसका फॉर्मेशन होता है, कोयल और पेट्रोलियम का। ठीक है, और ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो पेड़ पौधे बहुत लाखों सालों तक दबे रह जाते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे कोयल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है फॉर्मेशन ऑफ कोयल और पेट्रोलियम का। अब हमारा अगली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि मान लो जैसे हमने क्या लिया, सबसे पहले यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्साइड ऑन कंबल्जन। In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohol are converted to carboxylic acids। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जलता है तो उसमें क्या हो जाता है कि भाई वहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है।
ठीक है। ऑक्सीजन आके क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन जब हम एल्कलाइन KMnO4 और हीट या फिर एसिडिफाई K2Cr2O7 प्लस हीट की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा एसिड बनता है, यानी कि अंदर एक ऑक्सीजन का एडिशन और हो गया, तो यही क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है। देखो, सब substance are capable of adding oxygen to others. These substance are known as oxidizing agent. तो यहाँ पे alkaline KMnO4 और acidify K2Cr2O7 क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, क्योंकि यहाँ अल्कोहल के अंदर ये क्या है, इनका सामर्थ्य है कि इन्होंने क्या ऐड करा दिया, इसके अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड करा दी, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। वही दे रखा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब थर्ड रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब किसी चीज़ का जुड़ना या ऐड होना। ठीक है। तो इसमें भी मतलब क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपने अंदर और हाइड्रोजन ऐड करने की ताकत रखते हैं। ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल टू गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन या कोई भी हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड, उसको निकिल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में उसके ऊपर किसका एडिशन कराया जाता है, हाइड्रोजन का, और वो रिएक्शन क्या कहलाती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कहलाती है। यहाँ पे किसका हाइड्रोजन एडिशन हो जाता है, हाइड्रोजन का। ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। द रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग ए निकिल कैटलिस्ट। जो वेजिटेबल्स ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाइल एनिमल्स फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। ठीक है। मतलब जो हमें क्या खाना चाहिए, मेनली अनसैचुरेटेड ऑयल्स खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होता है जो कि ऑयल्स के अंदर होता है वो खाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स जो एनिमल फैट्स में होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन, किसी चीज़ का जुड़ना, और उसको हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। ठीक है। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। ठीक है। हमें क्या खाना चाहिए, अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड ऑयल्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन और हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की सब्स्टिट्यूट कर दिया एक चीज़ को, जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक एलिमेंट दूसरे को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि उसकी जगह ले ले या उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका सबसे एग्जाम्पल होता है हैलोजिनेशन, यानी कि मैथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन की प्रेजेंस में कराई जाती है तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के एटम से, और CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, और वो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे और यहाँ CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। Saturated hydrocarbon are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagent. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reactions. Chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. It is called substitution reaction because one type of atoms or a group of atoms take place of another. A number of products are usually formed with the higher homologous of alkanes. ठीक है। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, यानी कि एक एटम को दूसरा एटम क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो वो कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ हैं सम इम्पोर्टेंट्स कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। तो देखो, सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारे सबसे पहले आता है इथेनॉल। इथेनॉल इज ए केमिकल कंपाउंड्स ए सिंपल अल्कोहल विद द केमिकल फॉर्मूला C2H6O।
इट्स फॉर्मूला कैन बी आल्सो रिटर्न एज CH3CH2OH, या हम इसको C2H5OH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो इथेनॉल एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH या CH3CH2OH। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है ना, जो भी जितने टाइप के, उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो कौन सा होता है, एल्कोहल होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि चाहे किसी भी प्रोपोर्शन में आप अल्कोहल को पानी के अंदर मिलाओ, चाहे एक गिलास पानी में आधा गिलास अल्कोहल मिलाओ, चाहे आधा गिलास पानी में एक गिलास अल्कोहल मिलाओ, तो सब प्रोपोर्शन में वो क्या होता है, अल्कोहल वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की कि ये रिएक्शन किस किस के साथ और कैसे करता है। तो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, उसके करस्पॉन्डिंग सोल्ट, और यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो सोडियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, सोडियम क्या है, मेटल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है बेचारा, कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जबकि सोडियम ने ऑक्सीजन से कहा कि इससे लेना बंद करो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स का क्या नेचर होता है कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा ऑक्सीजन को, हमारा सोडियम। तो ये दोनों आपस में मिला के बना लेंगे सोडियम विथ ऑक्साइड, और यहाँ से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और पोटेशियम विथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रेशन के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं जो है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे जब हम अल्कोहल लेंगे CH3CH2OH, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ से क्या निकाल देगा, वाटर का रिमूवल कर देगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे इथीन का, प्लस साथ में क्या निकल जाएगी, वाटर निकल जाता है। तो ये है इसकी रिएक्शंस। ठीक है, मेटल के साथ और डिहाइड्रेशन। अब देखो अगर हम अल्कोहल के जो है प्रिपरेशन की बात करें, अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है, मैं बात करूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है कि शुगर केन से किया जाता है इसका कॉमर्शियली जो फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे शुगर केन है, शुगर केन की रिएक्शंस जब वाटर की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो इससे क्या बनता है, हमारा सबसे पहले ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है इससे। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब इस ग्लूकोज का या ग्लूकोज का क्या करवा दिया जाता है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में, और साथ में क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये होता है फॉर्मेशन, ये इनका कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं एनसीईआरटी में भी, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल क्या होता है सब कुछ बता दिया है, रिएक्शन बता दिए, ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन वगैरह। अब देखो, अब हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, हाउ डू वी अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो देखो जो मेनली अल्कोहल है ना, वो किसका काम करती है, मेडिसिन का भी काम करती है, अगर वो एक मतलब एक जो अमाउंट तय की गई है उस अमाउंट में लिया जाए। ठीक है, तो जो रम है ना, उसको कफ सिरप में भी यूज किया जाता है, मेनली खांसी के लिए जो काम में आती है ना। बट मेडिकल और काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने उसके अंदर कुछ फिक्स अमाउंट तय की गई है कि इतनी परसेंटेज उसके अंदर कफ सिरप के अंदर क्या होनी चाहिए, अल्कोहल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लोगे तो वो हमारे लिए क्या होगी, हार्मफुल होती है।
बट एक कोरेक्स कोरेक्स करके भी क्या आती थी, दवाई आती थी। उसमें क्या था कि भाई बहुत ज़्यादा क्या मिला, जो सेट अमाउंट था उससे ज़्यादा क्या मिला, अल्कोहल, और उसे लोग बहुत ज़्यादा पीने लगे, ठीक है, जिनको अल्कोहल को तलब होती थी, तो उसको मतलब क्या कर दिया, बैन कर दिया है, ठीक है। और जैसे मुस्लिम वगैरह और ये लोग होते हैं ना, इनके यहाँ पे मतलब शराब को पीना बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे अल्कोहल वगैरह का बिल्कुल यूज नहीं करते। और ये जो परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स होते हैं ना, उनमें भी ये किससे बनते हैं, एस्टर से बनते हैं, और एस्टर किससे बनता है, अल्कोहल प्लस एसिड के रिएक्शन से। तो ये जो इत्र वगैरह यूज करते हैं, ये किसके उससे करते हैं, फूलों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नेल पेंट वगैरह होती है, उसमें भी अल्कोहल का यूज होता है, ठीक है। और जो हमारी मेडिसिन होती हैं मेनली, उसमें भी किसका यूज होता है भाई, अल्कोहल का। अब जैसे आर्मी के लोग हैं, वो तो भाई बहुत ठंडी ठंडी जगह पे रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है भाई, उनको तो अल्कोहल एक पर्याप्त मात्रा में दी जाती है कि भाई सस्ती भी मिलती है, कि भाई उनको ठंड वंड ना लगे, बीमार ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी की जगह बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम इट टेंड्स टू स्लो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को वो क्या कर देता है, स्लो कर देता है, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ड्रोविनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन, फाइनली स्टूपोर। मतलब क्या हो जाता है कि हमारे ना मेंटल कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर, है ना, और ब्लाइंडनेस वगैरह भी हो सकती है। और बहुत सारे मतलब अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, है ना। तो इथेनॉल को हम अगर मेनली एक अमाउंट में ही लें तो हमारा ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा अमाउंट में इसको लेते हैं तो ये डेथ का कारण भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेथेनॉल होता है ना, इज ऑक्सीडाइज टू, मतलब हमारे लीवर में जाने के बाद ये मेथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैथेनल, यानी कि एल्डिहाइड बना लेता है। और मैथेनल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, और ये मैथेनॉल है वो किसके साथ, सेल्स के साथ रिएक्शन कर लेगा, और एक मतलब इट कोजेज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोगुलेटेड, यानी कि धब्बे धब्बे से वहाँ पे बन जाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड सा। इन मच द सेम वे एन एग इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग, जैसे हम अंडे को पका लेते तो उस तरीके का वो नहीं बन जाता, जब हम आमलेट भुजिया वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके का वो गाढ़ा गाढ़ा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। मैथेनॉल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कोजिंग ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इससे। इथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज। It is made unfit for drinking by adding poisonous substance like methanol to it. Dyes are also added to color to the alcohol blue so that it can be identified easily. This is called denaturation. Denaturation क्या होता है किसी भी चीज़ का, कि भाई जो उसकी स्ट्रक्चर थी उसमें हमने कुछ चेंज कर दिया या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर दिए, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इससे हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, बट जो हमारा इथेनॉल होता है वो क्या होता है, गुड एक तरीके से सोलवेंट होता है, ठीक है। तो देखो, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, मतलब जब हम इसको क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट के साथ अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमें नशा करती है ना। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं तो ये हमारी डेथ का कारण भी बन जाती है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल को कैन बी लेथे इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल, अच्छा
मतलब अगर हम इसको जो प्योर अल्कोहल है ना उसको पानी में मिला के पिया जाता है, लेकिन अगर हम इसको किसके साथ ले लें, प्योर पी जाए इस अल्कोहल को, तो वो डेथ का कारण जानलेवा हो सकती है, लेटरल हो सकती है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, इथेनॉल इज ए गुड सोलवेंट, इट इज आल्सो यूज इन द मेडिसिन सच एज टिक्चनर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक वगैरह, डिटोल वगैरह में टिक्चनर ऑफ आयोडीन का यूज होता है। एल्कोहल एज ए फ्यूल, अब देखो एल्कोहल है ना वो फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि शुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर molasses which is fermented to give alcohol. Some countries now use alcohol as an additive in petrol. पेट्रोल में ऐड किया जाता है, क्यों? इट इज ए क्लिंजर फ्यूल विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर, इट इज़ नोन एज पावर एल्कोहल। अगर हम इसे पेट्रोल के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एल्कोहल को। एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है जो जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देता है, और इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, पावर एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, शुगर कैन वगैरह इसके फर्मेंटेशन के लिए। अब हमारा जो मेनली हमारा सेकंड जो कंपाउंड्स आता है वो है हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो इथेनोइक एसिड क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। इथेनोइक एसिड के लिए सबसे पहले इट इज़ ए कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, इट्स फॉर्मूलाइज CH3COOH। 5.8% सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। जो विनेगर वगैरह हम यूज करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, तो एसिटिक एसिड का 5.8% सोल्यूशन होता है वो। ठीक है, इथेनोइक एसिड जो विनेगर होता है वो। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड आर इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन, ड्यूरिंग विंटर्स इज ऑफन फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट्स एंड फॉर्म आइस लाइक फ्लेक्स, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज ए ट्राइबल नेम फॉर वाटर फ्री, या मैं बोल दूँ एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, क्योंकि ये जम जाता है इसलिए इसको हम क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिड भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम होता है एनहाइड्रस एसिटिक एसिड। ठीक है, इट इज ए वीकर एसिड देन HCl बट स्ट्रोंगर देन एल्कोहल। HCl से वीक होता है लेकिन अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है। केमिकल रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्टिव हाइड्रोजन होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे H+ आयन की फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल होता है, तो ये किसका एसिडिटी शो करता है। रिएक्शन विद बेस, एसिड प्लस बेस जब हम रिएक्शन कराते हैं हमने देखा क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो जब भी ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शंस हो गई। अब देखो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन से कि भाई इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। इसकी फ्रूटी स्मेल होती है और इसलिए इसको किसमें, डिओड्रेंट्स और परफ्यूम में यूज किया जाता है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 में कराते हैं तो एस्टर प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन करवाते हैं हम। यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड लिया, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल। यहाँ से जो एसिटिक एसिड है वो हाइड्रोजन एटम देगा, OH देगा, और जो हमारा अल्कोहल है वहाँ से H निकलेगी और H2O वाटर निकल जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो
एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसमें, सफोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप प्रिपरेशन होता है जिसमें, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम एस्टर यूज करते हैं इथाइल एथेनोइड, ठीक है, एस्टर यूज किया, इसकी रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग बेस से कराई, तो क्या होगा कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, साथ में ही क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम साल्ट है इसको हम यूज करते हैं सोप वगैरह में, बस इसमें क्या होता है कि लंबी कार्बन की चेन होती है, 14 से 15 कार्बन एटम्स होते हैं इसके अंदर। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, ये जो एसिटिक एसिड होता है ना, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो ये करस्पॉन्डिंग सोल्ट बनाता है, साथ में वाटर प्लस CO2 निकल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। सफोनिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमें एस्टर मिला उसकी रिएक्शन आगे बेस से करवा लेते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड का यूज हमें पता ही है, किसमें करते हैं, अचार वगैरह में भी यूज होता है, खूब प्रिजर्व के रूप में, और अदर कंपाउंड जैसे कि एस्टर वगैरह के फॉर्मेशन में भी, सिंथेसिस में भी एसिटिक एसिड का यूज होता है। अब देखो सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैव जनरल फॉर्मूला RCOONA+, ठीक है, इसमें 15, 16, 17 कार्बन हो सकते हैं। और डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सोपलेस सोप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये अमोनियम और सल्फोनेट्स के सोल्ट्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा ही होते हैं, 15, 17, ठीक है, और ये बेटर होते हैं सोप से, बिकॉज इट वर्क्स इन हार्ड वाटर के अंदर भी डिटर्जेंट क्या करता है, काम करता है, कैसे करता है वो हम देखेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स बाय हीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जो फैट होती है एनिमल फैट और वेजिटेबल्स ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। द प्रोसेस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन। देखो यहाँ पे फैट और ऑयल यानी कि एस्टर को एल्कलाई यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं उनको एल्कलाई बोला जाता है। जब उनको हीट किया जाता है तो हमें सोप मिलती है। सोप क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स होते हैं, और साथ में क्या मिलता है, ग्लिसरॉल यानी कि अल्कोहल मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हाँ, फिर द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, सफोनिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कितने कार्बन्स की है ये, देखो यहाँ पे सबसे पहले ट्राई एस्टर और ट्राई ग्लिसराइड का यूज किया जाता है, जो कि हमारा ऑयल या फैट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ट्राई एसिड यानी कि C17H15COOCH2, यहाँ पे CH3 हो सकता था एस्टर, अगर हम एक एस्टर का यूज करते हैं, यहाँ पे ट्राई एस्टर्स का यूज किया जाता है, तो 3 एस्टर्स को आपस में जोड़ के बनाया गया है। इसके बाद 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई, तो हमें क्या मिल गया, एक तो ग्लिसरॉल मिला और एक सोप मिल गया, जो क्या है, सोडियम सोल्ट्स हैं, किसके, फैटी एसिड्स के, ठीक है, जो एसिड्स हैं उनके, फैट के, ठीक है। तो ये है हमारा सोप। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सोप ना एक बहुत लंबी कार्बन चेन होती है, जो पानी में जाकर क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। बिकॉज ये साल्ट है और साल्ट पानी में जाकर डिसोसिएट जरूर होगा, चाहे कम या ज़्यादा, मीन्स पार्शली या कम्प्लीटली, पर होगा जरूर, ठीक है, तो होता है। तो ये है एक जो सोप है ये हमारा, ठीक है, ये सोल्ट है, पानी में गया, डिसोसिएट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ए सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, और नॉन आयनिक पार्ट, एंड ए शॉर्ट आयनिक पार्ट कंटेनिंग COONA+ ग्रुप, ठीक है। ये आयनिक पार्ट्स है, ये हमारा एनायनिक पार्ट्स है, ये डिसोसिएट नहीं होता, यहाँ पे ये आयनिक पार्ट्स होता है। द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट इन हाइड्रोफोबिक, ये वाला जो पार्ट्स होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। द आयनिक पोर्शन ऑफ ए सोप मोलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, सो सोल्यूबल इन वाटर एंड नॉन सोल्यूबल इन ऑयल। ये वाला जो पार्ट्स होता है ना,
कौन सा, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाला जो पार्ट्स होता है आयनिक पार्ट वाटर सोल्यूबल होता है ये वाला पार्ट, और ये इनसोल्यूबल होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये ऑयल सोल्यूबल होता है ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये हो गया हमारा पोलर एंड या हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि आयनिक होता है, और ये नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। ठीक है, तो जो ऑयल डर्ट है कार्बन कंपाउंड है, मीन्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं नॉन पोलर हैं, उनके पास जाके चिपक जाएगी, बट वाटर H+ और OH इज ए पोलर होता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जो गंदगी है ना नॉन पोलर है, जो गंदगी है हमारी वो नॉन पोलर सोप पार्टिकल्स के साथ जाएगी। ठीक है, सोप में दो हिस्से, एक पोलर और एक नॉन पोलर, एंड जैसे कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप से चिपकेगी क्या, गंदगी, और पोलर पार्ट से वाटर चिपकेगा, यानी कि वाटर के संपर्क में होगा हमारा पोलर पार्ट और गंदगी के संपर्क में होगा हमारा नॉन पोलर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्लींजिंग एक्शन किस तरीके से होता है, सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट देयर टू एंड्स, इट्स वन एंड इज हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक, है ना। एट द सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक एंड और टेल ऑफ सोप विल बी इनसोल्यूबल इन वाटर, भाई जो हाइड्रोफोबिक हो गया वो तो इनसोल्यूबल ही होगा, और जो दूसरा पार्ट है आयनिक पार्ट वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एंड फोम, और इस तरीके से क्या बना लेगा वो, फोम कोलाइड, मीन्स ऐसे पार्टिकल जो हमेशा सोलवेंट डिस्पर्जन मीडियम में रहें, तो वो डिस्पर्ज फेज बनकर डिस्पर्जन मीडियम में रहेंगे तो कहलाएंगे कोलोइडल, एंड ऑल ओवर स्ट्रक्चर आर कोल्ड मिसेल्स, है ना, वो जो झाग बनता है कहलाता है मिसेल्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसे इसको छोड़ो, इस तरीके से समझो कि देखो ये क्या है, हमारी कोई ऑयल ड्रॉपलेट्स है, तो ये जो आयनिक पार्ट्स है ये तो हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर की तरफ रहेगा, और जो ये कार्बन चेन वाला पार्ट्स है नॉन पोलर है ये किसकी तरफ रहेगा, गंदगी की तरफ रहेगा। ठीक है, इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स शो ए यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, तो ये देखो ये वाटर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आयनिक पार्ट्स है वाटर के संपर्क में, लेकिन जो ये गंदगी है इसके संपर्क में कौन है, हमारा नॉन आयनिक पार्ट्स है। दिस इज डन बाय फॉर्मिंग क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स बाहर की तरफ होता है, और इस तरीके से एक क्लस्टर सा बन जाता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिसेल्स, और इसको हम किसका नाम देते हैं, मिसेल्स का नाम देते हैं। टू वॉश अवे द लूजन डर्ट पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ मिसेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लोथ्स, इट इज आइदर स्क्रब्ड मैकेनिकली और बीटन और एग्रीगेटेड इन वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये इसकी तरफ जाके चिपक जाएगा, तो इसको जब हम पीटेंगे वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं तो ये डर्ट पार्टिकल्स इस नो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स के साथ अलग हो जाएंगी, और ये आयनिक पार्ट्स उधर मतलब वाटर के संपर्क में रहेगा, तो इस तरीके से डर्ट क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है। ठीक है, in the form of a micelle, soap is able to clean since the oily dirt is being collected in the center of micelles। ठीक है, कि जो ऑयल है वो सेंटर में मिसेल्स के में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मिसेल्स स्टे एज कोलाइड्स इज द सॉल्यूशन एंड डज नॉट come together to participate due to ion repulsion, hence the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed away। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं हम। वही है कि यहाँ पे ये कोई डर्ट है, यहाँ पे हमारे वो जो सोप सेल्फ यूनिफिकेशन के पास जो पार्ट्स है हमारे आयनिक और नॉन आयनिक वो आए इसके संपर्क में धीरे धीरे यहाँ पे, तो ये डर्ट के संपर्क में आया नॉन आयनिक पार्ट,
और बाहर की तरफ क्या है, आयनिक पार्ट जो वाटर के संपर्क में है। और इस तरीके से उन्होंने किसका फॉर्मेशन कर लिया, मिसेल्स का फॉर्मेशन कर लिया। इसलिए डार्ट तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, और मतलब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, उस पानी के अंदर जो मिट्टी और जो डार्ट है वो उस पानी में सस्पेंडेड हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मिसेल्स कहा जाता है इनको, ठीक है। अब देखो एक बात करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कुछ नहीं है, बस वो ये कि वो हार्ड जो वाटर होता है ना उसमें भी वो रिएक्ट कर पाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वाई डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिव देन सोप्स इन हार्ड वाटर। देखो ये क्या है, सोप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोप कैल्शियम जो हार्ड वाटर होता है ना उसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की क्या होती है, इम्प्योरिटीज़, या मैं बोलूँ कि ये प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, है ना। तो जो ये सोप होता है ना ये इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है, करस्पॉन्डिंग सोल्ट बना लेता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट और फैटी एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। और इस इनसोल्यूबल झाग झाग सा ऊपर नहीं बन जाता कई बार, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कम का निर्माण कर लेता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। तो दीज आयंस नॉट सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। और एक तरीके से कीचड़ मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। बट डिटर्जेंट नॉट रिएक्ट विद हार्ड पार्ट ऑफ वाटर, सो नॉट फॉर्म स्कम एंड इजिली वर्क इन हार्ड वाटर। तो जो डिटर्जेंट होता है ना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करता। तो जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा डिटर्जेंट, क्योंकि उसमें सल्फर और क्या क्या होते हैं, अमोनिया सोल्ट्स होते हैं। तो जब वो उससे रिएक्शन ही नहीं करेगा तो वो अनरिएक्ट बचा रहेगा, अनरिएक्ट बचा रहेगा तो स्कम वगैरह का निर्माण नहीं होता और आराम से किसकी गंदगी निकल जाती है कपड़ों की। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा डिटर्जेंट अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सोप। यही दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार आप भी अच्छे से रीडिंग करोगे तो समझ आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की यहाँ पे क्या किया, कोशिश की है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में अपना पढ़ेंगे हमारा 10th क्लास की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर, जो कि 10th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।